इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार लेकिन रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। हम जाएंगे श्रीलंका के उन घने, बिल्कुल अनछुए और अनजान वर्षावनों की गहराई में, एक ऐसी जगह जहां शायद ही कभी किसी इंसान के कदम पड़े हों। एक बिल्कुल ही अलग दुनिया। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई जीव हमारी साइंस की किताबों में दर्ज होने से पहले ही इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो जाए। मतलब हमें पता चलने से पहले ही वो विलुप्त हो जाए। ये एक बहुत ही गंभीर और परेशान कर देने वाली सच्चाई है। और सच कहूं तो आज हमारे सिकुड़ते इकोसिस्टम की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। श्रीलंका के जंगल ना सचमुच किसी गुप्त दुनिया की तरह हैं। यहाँ कदम कदम पर एक अलग ही जादू है। सोचिए, यहाँ ऐसे विशाल पिचर प्लांट्स हैं जो सच में कीड़ों को निगल जाते हैं। पत्थरों पर काई खाते हुए प्राचीन बड़े बड़े मिलीपीड्स घूमते हैं। ये जंगल ऐसे अनगिनत रहस्यों से भरे हैं जिन्हें आज तक किसी कैमरे ने कैद नहीं किया है। बिल्कुल अनसुनी कहानियां। और अब एक आंकड़ा जो सच में होश उड़ा देने वाला है। 40। जी हां, 40। डॉक्टर रानिल नानायक्कारा और उनकी संस्था बेयर यानी बायोडायवर्सिटी एजुकेशन एंड रिसर्च अभी इस वक्त ऐसी ठीक 40 जानवरों की प्रजातियों को ट्रैक कर रहे हैं जिनका विज्ञान की दुनिया में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है। इनमें दुर्लभ मकड़ियां, सांप और बिच्छू शामिल हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं। सोचिए। तो यहां से हम अपने पहले भाग पर आते हैं, खोजी नहीं गई और खतरे में पड़ी प्रजातियां। ये जो असलियत है ना, ये बहुत डरावनी है। आइए देखते हैं कि वे कौन से गंभीर खतरे हैं जो इन छिपे हुए जीवों को विज्ञान के पहचाने से पहले ही मिटा देने की धमकी दे रहे हैं। इन जीवों पर विलुप्ति की तलवार सच में लटक रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। विकास के नाम पर जंगलों का अतिक्रमण हो रहा है। और सबसे बुरा, अवैध वन्यजीव व्यापार। ये सब मिलकर इन जीवों के घरों को नष्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए ये देखना सच में दिल तोड़ने वाला है कि कैसे सदियों पुराने जंगलों को बस साफ किया जा रहा है, बिना ये जाने कि वहां कौन से अनमोल और दुर्लभ जीव छिपे बैठे हैं। और ये बात ना एक बहुत ही स्पष्ट अंतर को दर्शाती है। देखिए, जिस इकोसिस्टम का अध्ययन हो चुका है, जो प्रलेखित है, उसे सरकारी सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन एक ऐसा आवास जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो पूरी तरह से असुरक्षित रहता है। कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड न होने का मतलब है कि ये बेजुबान जीव बिना कोई निशान छोड़े रातों रात हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। इस खतरे को गहराई से समझने के लिए 2019 की इस घटना को देखते हैं। कुछ शिकारियों ने क्या किया कि केवल विदेशी पालतू जानवरों के व्यापार के लिए नई नई खोजी गई टैरेंटुला मकड़ियों के बिलों को पूरी तरह से खोद कर तबाह कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और सच में यही वो सबसे बड़ी वजह है कि इन प्राचीन जंगलों की सटीक लोकेशन को इतना सख्त और गुप्त रखा जाता है। खैर, ये हमें हमारे दूसरे हिस्से की ओर ले जाता है, प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन के 6 महत्वपूर्ण चरण। अब सवाल यह है कि एक प्रजाति को इस गुमनामी के अंधेरे से निकालकर आधिकारिक तौर पर कैसे बचाया जाए। इसके लिए एक बेहद कठिन और एकदम सटीक वैज्ञानिक कार्यप्रणाली की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। डॉक्टर रनिल का काम शुरू होता है फील्ड एक्सप्लोरेशन से, फिर नमूनों का संग्रह, उसके बाद उनकी शारीरिक बनावट यानी मॉर्फोलॉजिकल जांच, फिर दुनिया भर की प्रजातियों से उनका तुलनात्मक विश्लेषण, उसके बाद लैब में डीएनए की जांच और अंत में एक पक्की रिसर्च पेपर का प्रकाशन। ये एक बहुत ही तार्किक और लंबी प्रक्रिया है। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है डॉक्टर रानिल का काम करने का तरीका, जो बेहद अनूठा और नैतिक है। आमतौर पर होता क्या है कि वैज्ञानिक जांच के लिए जीवों को मार दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर रानिल ऐसा नहीं करते। वो जीवित जानवरों को पकड़ते हैं और रिसर्च के लिए उनकी प्राकृतिक मृत्यु होने तक का इंतजार करते हैं। ये तरीका संरक्षण के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाता है ना? अब जो दिलचस्प बात सामने आती है वो है तुलनात्मक विश्लेषण। ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम्स की अत्यधिक महंगी यात्राएं करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि नई प्रजाति की तुलना पहले से मौजूद प्रजातियों के उन नमूनों से करनी होती है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षित रखे गए हैं। और ये महंगा सफर हमें लाता है भाग 3 पर, खोज की कीमत। क्योंकि देखिए, ये सब मुफ्त में तो होता नहीं है। तो आइए कहानी के उस हिस्से पर नजर डालते हैं जिसने बेयर संस्था के काम को पूरी तरह से ठप कर दिया था। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 महामारी के बाद पैदा हुए उस भारी वित्तीय संकट की। क्या हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि नेचर, साइंस या ज़ूकीज़ जैसे बड़े और शीर्ष स्तर के जर्नल्स में सिर्फ एक रिसर्च पेपर छापने की अधिकतम लागत कितनी हो सकती है? $4000। जी हां, $4000 तक।
ये एक बहुत बड़ी रकम है जो किसी भी नई प्रजाति को आधिकारिक पहचान दिलाने के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। इस फंडिंग का बंटवारा समझना भी बेहद जरूरी है। एक अकेली नई प्रजाति को सफलतापूर्वक दर्ज करने के लिए इन पैसों को कई जगह बांटना पड़ता है, जैसे फील्ड में मदद करने वाले सहायकों का वेतन, ग्लोबल म्यूजियम्स की यात्राएं, हाई क्वालिटी लैब उपकरण, जर्नल की पब्लिकेशन फीस और सबसे अहम, स्थानीय लोगों में जागरूकता फैलाना। खर्चों की एक पूरी लिस्ट है। और यही जागरूकता हमें ले आती है हमारे चौथे भाग पर, स्थानीय लोगों और पर्यटन को सशक्त बनाना। विज्ञान सिर्फ किसी बंद लैब तक सीमित नहीं रहता। आइए कंजर्वेशन चेन रिएक्शन यानी संरक्षण की उस श्रृंखला को समझते हैं जो ये दिखाती है कि कैसे एक वैज्ञानिक खोज सीधे वहां के स्थानीय समुदाय और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डालती है। ये श्रृंखला बहुत ही असरदार है। देखिए, जब किसी जीव का वैज्ञानिक प्रलेखन होता है तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और बड़े बड़े एनजीओ की नज़र उस पर पड़ती है। इससे रिसर्च टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और अंततः ये सब सरकारों पर इतना दबाव डालता है कि उन्हें इन जंगलों को संरक्षित राष्ट्रीय रिजर्व घोषित करना ही पड़ता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को साथ लिए बिना ये सब बिल्कुल संभव नहीं है। जब स्थानीय लोगों को वन रक्षक के रूप में रोजगार दिया जाता है तो एक तरफ उन्हें आर्थिक स्थिरता मिलती है और दूसरी तरफ वे अवैध शिकारियों के खिलाफ रक्षा की अंतिम और सबसे मजबूत ढाल बन जाते हैं। इसे एक बिल्कुल जमीनी उदाहरण से समझते हैं। स्थानीय लोग अक्सर डर की वजह से सिलिंड्रोपोफिस मैक्यूलाइटिस को मार देते थे, जो असल में एक पूरी तरह से हानिरहित पाइप सांप है। लेकिन जब सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता उन तक पहुंची तो क्या हुआ? अब वही लोग डरने के बजाय इन दुर्लभ जीवों को बचाने और संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अंत में हम आते हैं भाग 5 पर, संरक्षण के लिए एक आह्वान। हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और प्रभावशाली हिस्से पर पहुंच गए हैं। अब समय आ गया है ये पहचानने का कि वैश्विक समुदाय के रूप में हम सब मिलकर इन असुरक्षित आवासों की रक्षा में कितनी बड़ी और अहम भूमिका निभा सकते हैं। विज्ञान में नामकरण के नियम ना सच में बेहद दिलचस्प होते हैं। कोई भी वैज्ञानिक अपने खुद के नाम पर किसी प्रजाति का नाम नहीं रख सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर किसी प्रजाति के प्रलेखन में मदद करता है, मान लीजिए $5000 की फंडिंग देकर, तो विज्ञान उस प्रजाति का नाम उस दानकर्ता के सम्मान में रखता है, जैसे पॉइसिलोथीरिया राठी टारंट्यूला। इस तरह वो दानकर्ता हमेशा के लिए अमर हो जाता है और एक जीव विलुप्त होने से बच जाता है। अब एक बहुत ही आम सवाल जो अक्सर उठता है, एक छोटे से अनजान जंगली जीव को दर्ज करने के लिए इतने हजारों डॉलर क्यों खर्च किए जाएं? मतलब, क्या इन अनजान जीवों को जंगल में उनके हाल पर चुपचाप छोड़ देना ज्यादा आसान नहीं होगा? इसका बहुत ही स्पष्ट और जोरदार जवाब है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि संरक्षण पूरी तरह से प्रलेखन पर ही निर्भर करता है। अगर विज्ञान के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो पूरा का पूरा आवास, विकास और बुलडोजर की तबाही के सामने पूरी तरह से अदृश्य रहता है। बिना डेटा के किसी भी जंगल को कटने से कानूनी तौर पर बचाया ही नहीं जा सकता। रिकॉर्ड होना ही सबसे बड़ा हथियार है। तो अंत में एक बहुत ही ज्वलंत सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या श्रीलंका के जंगलों में छिपी ये 40 अज्ञात प्रजातियां गुमनामी के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएंगी? या फिर रिसर्च टूरिज्म, संरक्षण और वैश्विक समुदाय की जागरूकता एक साथ आकर उन्हें दर्ज करने और बचाने का जिम्मा उठाएगी? इस दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी एक पूरे इकोसिस्टम को बचा सकता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।